हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी विल अंडरस्टैंड एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर? ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ अ प्लेनर एरिया वेक्टर इज अलोंग इट्स नॉर्मल। ठीक, ये हमारे यहाँ पर एक सरफेस है, इसका एरिया हमें कैलकुलेट मैग्नीट्यूड दे रखा है डेल्टा एस, तो जो इसका एरिया वेक्टर वो होगा नॉर्मल टू द सरफेस एन कैप। ठीक है, तो हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे, डेल्टा एस वेक्टर विल बी एन कैप इनटू डेल्टा एस। ठीक है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये हमें शो करेगा एरिया वेक्टर की कंप्लीट वैल्यू को। किसी भी सरफेस का अगर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करें, इस तरह से सरफेस है, तो इस सरफेस के हमेशा नॉर्मल एरिया वेक्टर जाता है एन कैप। ठीक है, और यही डायरेक्शन किसकी होगी? एरिया वेक्टर डेल्टा एस की, एन कैप इंटू डेल्टा एस। ठीक है, होता क्या है कि कोई भी सरफेस हो, चाहे वो रेक्टेंगल सरफेस हो चाहे वो स्क्वायर सरफेस हो, उसको हम छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे इस तरह से पार्ट में एरिया एलिमेंट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं एलिमेंट्स में, और फिर उसके बाद जब हम एक एलिमेंट की डायरेक्शन निकालेंगे एरिया वेक्टर की, तो वो क्या होती है? नॉर्मल टू दैट प्लेन आती है। ठीक, तो फॉर द कन्वीनियंस वी कैन से दैट, ठीक है, तो एरिया वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय कन्वेंशन द एरिया वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट्स। ठीक है, इस पूरा, अब यहाँ पर इस सरफेस का कोई नाम तो नहीं है, एनी क्लोज्ड सरफेस। ठीक, तो इस क्लोज सरफेस को हम क्या करेंगे? इनफाइनाइट एरिया एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, और उनकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन टू द नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये क्लोज सरफेस किस प्लेन में रखा हुआ है हमारे पास? इस तरह से ये एक्स और वाई प्लेन में रखा हुआ है, तो जो इसका एरिया वेक्टर आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? वो आएगा जेड डायरेक्शन में आएगा, इस तरह से। ठीक है, ये क्लोज सरफेस रखी हुई है और इसका एरिया वेक्टर इस तरह से आएगा। अगर सरफेस इस तरह से है, ठीक है, सरफेस को हमने इस तरह से रखा है, तो इसका एरिया वेक्टर फिर अलोंग दिस डायरेक्शन आएगा, डेल्टा एस इक्वल टू, या हम इसे डी ए वेक्टर भी बोलते हैं, एन कैप डेल्टा एस। डेल्टा एस इसका एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया है, और एन कैप इसकी डायरेक्शन को शो करता है। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जो कि हम इसी के बाद समझ पाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किस में मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये एरिया अगर हमारे पास रखा हुआ है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, और यहाँ पर किसी एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया। यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है? 6 है, जो कि इस एरिया को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? फाई की वैल्यू यहाँ पर 6 होगी, और यहाँ पर फाई ई की वैल्यू 5 ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं जिसे, यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, तो इसकी डिपेंडेंसी किस पे रहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर और डेल्टा एस वेक्टर पर। ठीक है, तो डेल्टा फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। ठीक है, यहाँ पर क्या, जो थीटा एंगल है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास चेंज हो रहा है, तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट मीन्स ई डेल्टा एस का कॉस थीटा, स्केलर प्रोडक्ट हो गया।
तो यहाँ पर फाई ई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर इसका स्केलर प्रोडक्ट हुआ है तो क्वांटिटी इसका। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो पास हो रही है इसको इंटरसेप्ट करती है, उसको हम काउंटिंग कर लेंगे तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, हम देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट एरिया वेक्टर्स के लिए अलग अलग जो हमें फ्लक्स की वैल्यू है वो हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर E डॉट ds मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा S के बीच में जो थीटा एंगल है उससे भी वेरी करेगा हमारा फ्लक्स की वैल्यू। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो केस ले रखे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट कंडीशन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और हमारे जो एरिया वेक्टर है वो किस तरह से आ रहा है, ये डॉट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो सरफेस है वो किस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से। ठीक, एक कंडीशन ये है इस तरह से रखा हुआ है और दूसरी कंडीशन है क्लोज सरफेस इस तरह से रखी हुई है। तो इसका एरिया वेक्टर किस तरह से आएगा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन, और ई वेक्टर कैसे जा रहा है, तो दोनों केस में कितना एंगल बना, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर फाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर E A cos 90, ठीक है, डेल्टा ले सकते हैं या S ले सकते हैं। तो cos 90 यहाँ पे कितना होता है, 0, इसलिए इस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और जब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे फाई की वैल्यू, फाई इक्वल टू E A, और यहाँ पर एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में एज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर cos 0, तो फाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलेगी, E इंटू A। ठीक है, तो ये दो सिंपल कंडीशन हमें ले रखी। यहाँ पर हमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल की वजह से फ्लक्स में कितना वेरिएशन हो रहा है, फ्लक्स में किस तरह से डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक, electric field in a region can be non-zero even though electric flux may be zero, but vice versa not true। इसको समझेंगे इस कंडीशन में। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो वैल्यू है लेकिन फ्लक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्लक्स की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। ठीक, तो नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो सकता है लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं। ठीक, ये स्टेटमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे। इसके बाद हम गॉस थ्योरम देखते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और 0 भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो E डॉट ds ES cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा मतलब एंगल पर डिपेंड करती है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच अगर एंगल लेस देन 90 होगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 90 होगा तो नेगेटिव होगी, और 0 होगा तो वैल्यू यहाँ पर 0 होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, हम E की यूनिट रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक, तो हमें यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट मिल जाती है। और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो भी हम सेम रख देंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का देन डेल्टा एस वेक्टर का। तो हमें m l t माइनस 2 फोर्स की डायमेंशन होगी, उसके बाद l स्क्वायर और AT इनवर्स। ठीक है, तो ये फाइनल डायमेंशन हमें मिल जाती है, सॉल्व करने के बाद निकाल सकते हैं हम। m
1 L3 T पे -2 -1 -3 और A पर -1। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमारी फाइनल डायमेंशन। इसके बाद हम देखेंगे गॉस थ्योरम, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स को समझेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका गॉस थ्योरम का। ठीक है, टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो हमेशा हम गॉस थ्योरम किसके लिए अप्लाई करते हैं? क्लोज्ड सरफेस के लिए। और अगर वो क्लोज सरफेस नहीं है तो हम क्या कोशिश करते हैं? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके इस चार्ज को इनक्लोज कर देते हैं। S in vacuum is 1/epsilon0 times the total charge enclosed by closed surface। ठीक है, उस क्लोज सरफेस में जितना चार्ज भी इनक्लोज हो रहा है उस Q के 1/epsilon0 टाइम्स होती है इसकी वैल्यू। तो पाई E मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EdS। और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का साइन है वो सरफेस इंटीग्रल का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इसका सरफेस एरिया मतलब एरिया को इनक्लोज कर रहे हैं। ठीक, तो सरफेस इंटीग्रल इनटू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये छोटा सा इसका स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ठीक, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस S in vacuum is 1/epsilon times the total charge enclosed by closed surface। ठीक, तो अगर इस क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं तो इस सरफेस से जितना भी फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू, इसमें जितना चार्ज इनक्लोज है, इसके अंदर जितने भी चार्ज इनक्लोज है उसका 1/epsilon0 टाइम्स होता है। ठीक, इस तरह से हम दे सकते हैं ये हमारे पास चार्ज कोई क्लोज सरफेस है S और यहाँ पर +Q1 -Q2 +Q3 +Q4, ये इस तरह से अलग अलग क्वांटिटी के और अलग नेचर के चार्ज रखे हुए हैं। इसके लिए हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालना है। तो फाई E इक्वल टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन, और Q नेट मतलब Q इनक्लोज कौन सा होगा? इन सब का समेशन। तो +Q1 +Q3 +Q4 माइनस का Q2 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक, इससे हमें क्या मिल जाएगा? इस क्लोज सरफेस में हमें कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैल्यू। ठीक है, एक कंडीशन अगर इस तरह से बनती है कि अगर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा है तो क्लोज सरफेस हमारे पास ये है, Q1 चार्ज यहाँ पर है और माइनस का Q2 चार्ज यहाँ पर है। तो इस क्लोज सरफेस में कोई चार्ज ही नहीं क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन0। चार्ज इनक्लोज की वैल्यू कितनी है? 0, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा है तो वहाँ पर फ्लक्स भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा? 0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना रखा है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B वेक्टर, जिसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है, इन नामों से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो एरो का साइन है यहाँ पर ये करंट की डायरेक्शन आ रखी है, इस तरह से करंट इसमें फ्लो हो रहा है।
करंट इन सर्कुलर लूप। ठीक, तो इस सर्कुलर लूप की वजह से हमें ये जो फील्ड लाइंस मिल रही हैं, ये कौन सी लाइंस हैं, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रही हैं। उनकी डायरेक्शन देखने के लिए हम यहाँ पर राइट हैंड रूल लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन जा रही है फील्ड लाइंस की। ठीक, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, तो डायरेक्शन कहाँ मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड की हमें, ये। ठीक है, इस प्लेन में हमारे पास लूप रखा हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस मिल रही हैं, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग लूप के लिए जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, वहाँ पर एट द सेंटर निकालने के, सेंटर से कितना फील्ड मिल रहा है हमें, तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये वैल्यू में मिलती है, जिसको सॉल्व करने पे हमें मिलता है सिंपल सा फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर यहाँ पर इस सर्कुलर लूप की रेडियस है इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक, तो 2 पाई आर इसका कंप्लीट सर्कमफेरेंस है। अगर ये लूप कंप्लीट लूप है तो यहाँ पर 2 पाई आर रखेंगे। ठीक है, अगर उसका कुछ पार्ट इस तरह से है तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमें म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये सिंपल सा फॉर्मूला मिलता है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक, अगर इस लूप का कुछ पार्ट दे रखा है तो हम वहाँ पर कुछ थीटा को उस तरह से वेरी कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से फॉर्मूला निकल के आएगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर कुछ लूप का पार्ट है इस तरह से थीटा एंगल पर, ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कैपिटल आर और ये थीटा। ठीक है, ये 2 पाई एंगल किस में चेंज आएगा, थीटा में चेंज आएगा। अगर इतने से पार्ट के लिए हमें इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो। ठीक है, आई करंट फ्लो हो रही है और आर एस की रेडियस है। ठीक, तो ये हमें यहाँ पर एट द सेंटर दिस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी विल गेट। ठीक, इसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि सेम इसकी तरह गॉस थ्योरम की तरह रहता है, उससे हम कंपेयर भी कर सकते हैं इसे एम्पियर लॉ को। ठीक है, यहाँ पर हम गॉस थ्योरम को, जो कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ EDS for closed surface equal to Q enclosed upon epsilon naught। इसको हम पूरी तरह कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर एम्पियर्स के सर्किटल लॉ से। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर हम लाइन इंटीग्रल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट वायर में करंट पास हो रही है। एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट विच इज पासिंग थ्रू बाउंडेड बाय क्लोज्ड पाथ। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल टू, ये क्लोज्ड पाथ का सिंबल है, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ सिग्मा r। पूरी तरह सेम है गॉस थ्योरम से, केवल वहाँ पर 4 चीज़ें यहाँ पर करंट आ जाती है, और ये सिग्मा आई की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, इस डायग्राम से। ठीक, डॉट वाले जो करंट्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और क्रॉस वाले करंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और I5 और I4 यहाँ पर, ठीक, करंट इनक्लोज ही नहीं हो रही है तो हम इनको इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो डेल्टा आई में हम केवल I1 माइनस I2 कौन सा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, प्लस I3 अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये डेल्टा आई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जिससे हमें
बी डॉट डी एल, इसी को हम आगे आगे पढ़ेंगे, तो इसी को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ सिग्मा आई। ठीक, तो ये जो लॉ है सुटेबल फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए अप्लाई करते हैं हम। यहाँ पर जो करंट है वो क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में जा रही है और सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरह से इसके 2-3 लिमिटेशंस हैं, गॉस लॉ के और एम्पियर लॉ के, उसके आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज के लिए वीडियो इतने रखते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एम्पियर्स लॉ को भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया, क्योंकि सेम एज गॉस थ्योरम। ओके, थैंक यू।